वालेकुम। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को हमारी साबिका हुकूमतें और मौजूदा हुकूमत या आने वाली यकीनन आने वाली हुकूमतें भी इसी पैटर्न पर एक नहायत खूबसूरत दोस्ती से ताबीर करती हुई नज़र आती रही हैं और नज़र आएंगी। और ख़ास तौर पर हमें ये सिखाया जाता रहा है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बहुत उसके मुस्बत दूररस नताइज भी आगे फ्यूचर में हमारे सामने आएंगे। और अभी भी हमारे लिए ये चीन के हवाले से मुस्बत पॉलिसियाँ वज़ा करना नहायत ज़रूरी है। और उसकी हम सब जानते हैं कि उसकी सबसे बड़ी वजह तो हमारा अज़ली हरीफ एक भारत है, जिसके साथ बॉर्डर पे हमेशा हमारी टेंशन रहती है। फिर अमेरिका के साथ हमारे बनते और बिगड़ते ताल्लुकात हैं। उसके अलावा अफ़गानिस्तान या ईरान, किसी भी बॉर्डर पे पाकिस्तान की जो मुस्तकिल एक टेंशन है, उसकी वजह से हमें एक वर्ल्ड लीडर को, जो कि एक मीशत के अतबार से, बड़ी मीशत के अतबार से एक सुपर पावर भी बनने जा रहा है या बन चुका है, तो उसके साथ तो बना के रखनी पड़ेगी। इस दोस्ती के हवाले से जो पॉजिटिव वाइब्स है ना, उन पे तो हमने बहुत सारी बातें सुन रखी हैं और हम उन पे यकीन भी रखते हैं और ये बहुत अच्छा है, ये सब कुछ ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या कभी ने इस बात पर गौर किया है कि इस दोस्ती के तश्त में सरमायाकारी और स्पोर्ट के गिलाफ के नीचे जो हमारे लोगों को, ख़ास तौर पर अगर हम अपने कॉन्ट्रैक्टर्स और अपने कंसल्टेंट्स, उन छोटी बड़ी कंपनियों की बात करें जो यहाँ पर सरमायाकारी करती हैं, वो डोमेस्टिक फर्म्स, उन डोमेस्टिक फर्म्स में काम करने वाले मुस्तकिल एम्प्लॉयज़, टेक्निकल स्टाफ उनका, या बाकी जो दीगर मजदूर तबका या छोटे बड़े कोई भी कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके हकूक को किस तरह हम लोग खुद एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पाक चीन दोस्ती का हवाला देते हुए, पाक चीन दोस्ती का स्लोगन यूज करते हुए। क्या कभी ने इस चीज पर कभी किसी ने इस चीज पर गौर किया है? अगर किया भी है तो उस हवाले से हमारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? हम अपनी मुआशियात को, अपने लोगों की मुआशियात को, उनके रोजगार को और उनकी पर कैपिटा इनकम को, उनकी रोजी रोटी को स्टेबल करने के लिए, सिक्योर करने के लिए किस तरह की पॉलिसी अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, हम कैसी पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं? तो इस हवाले से रवां साल जुलाई में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट भी बिजनेस रिकॉर्डर में शाया हुई थी। उस रिपोर्ट में बड़ी तफसील के साथ कई बातों को डिस्कस किया गया, जो उसमें से चंद पॉइंट्स मैंने उठाए हैं। वैसे तो सी पैक भी एक इस तरह का मंसूबा है कि सी पैक के खिलाफ इस वक्त हमारे मुल्क में बात करना जो है ना, वो इसी तरह से है कि आप सबको अपने अगेंस्ट कर लें। और आप मतलब किसी को पता भी है, लोगों को ये भी नहीं पता कि सी पैक के स्पेलिंग क्या होते हैं, वो भी उन्हें ये बताया, बावर करवाया गया कि सी पैक एक नहायत पॉजिटिव प्रोजेक्ट है और एक मेगा प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खुशहाली आएगी। हमारी इकॉनमी, हमारी बाकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, या हमारी को जो भी मतलब सी पैक के साथ रिलेटेड फैक्टर्स हैं, मैक्रो फिगर्स हैं, माइक्रो फिगर्स हैं, इकोनॉमिक फिगर्स हैं, उनकी स्टेबिलिटी इंश्योर की गई है। किस तरह से? थ्रू मीडिया, थ्रू आपके पॉलिटिशियंस, थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आके आपको सिखाते, पढ़ाते, बताते हैं, उसके मुताबिक आपको ये पता है कि जनाब ये बहुत अच्छा मंसूबा है। उसकी तफसील में जाए बगैर सिर्फ चीनी कंपनियों के हवाले से मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बराह रास्त बहुत से लोगों को ऑब्जर्व किया है कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और अपने घरों को, अपने खानदानों को, अपनी फैमिलीज को पाल रहे थे और वो मुल्क की मीशत में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन चीनी कंपनियों की इंट्रूड करने के बाद, वो उनकी इंटरवेंशंस के बाद, उनके इंटरफेरेंस के बाद उनका रोजगार बिल्कुल जीरो हो गया। अब पाकिस्तान में अगर किसी एक भी फर्द की दिहाड़ी एक दिन नहीं लगती, या एक पूरे खानदान को रोटी नहीं मिलती, या वो लोग साल साल से बेरोजगार हुए बैठे हैं, तो इन सब का इल्जाम किसके सर जाना चाहिए? यकीनन पॉलिसी मेकर्स के सर जाना चाहिए, और पॉलिसी मेकर्स को ये चीजें समझनी चाहिए। चीनी कंपनियों पे बराह रास्त पाकिस्तानी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट पर बात करना चाहूंगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सी पैक के बकायदा उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद, सी पैक पे अमल दरामद के बाद, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के कुछ मंसूबों का बहुत जल्दी आगाज करना पड़ा, जो कि मतलूबा मंसूबे थे। जाहिर है वहां पे सड़कें बननी थी, पुल बनने थे। इस हवाले से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए जाने थे, जिसके लिए चीन ने अपनी कुछ सरकारी कंपनियां वहां की नामजद की। वो 3 4 5 कंपनियां यहाँ पाकिस्तान में आ गई और वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हें अवार्ड कर दिए गए। वो कैसे उन्हें अवार्ड कर दिए गए? उसके पीछे वजह ये थी कि वो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस थी, उनके पास वसाइल की भरमार थी। हमारे लोकल जितने भी यहाँ पर पहले से डोमेस्टिक जो कॉन्ट्रैक्टर्स या कंसल्टेंट्स काम कर रहे थे, वो ना तो वसाइल की मद में,
ना वो सरमायाकारी की मद में, ना वो दीगर कोई भी चीज जो रिक्वायर होती है उसकी मद में वो उन कंपनियों का मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। इसलिए जब भी कोई कंपेटिटिव टेंडरिंग होती है तो वो सवाल तो खत्म हो गया ना, कंपेटिटिव टेंडरिंग वाला। वो जो भी बिड करते थे वो जीत जाते थे। अच्छा, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या इम्पोज किया कि उन्होंने कहा कि जनाब आप जीत तो गए लेकिन आपने 30% काम, 30% तमाम मंसूबों का अपने डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टर से या कंसल्टेंट से करवाना है। चीनी कंपनियों ने इस चीज पर आमादगी जाहिर की और पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर्स को 30% यानी अपने ही मुल्क में एक काम किसी गैर कंपनी को अवार्ड किया जा रहा है और वो इनको भीख दे रहे हैं 30% की। होता ये था कि डेफिनेटली उसमें एक लेयर आ जाती थी, प्रॉफिट की एक और लेयर आ जाती थी, जिसकी वजह से कंपनी, जो चीनी कंपनी होती थी, वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती थी, जबकि हमारे मुल्क में जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टर्स थे, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स या कंसल्टेंट थे, उनको प्रॉफिट बहुत कम मिलता था। तो इन्होंने उनके साथ ज्वाइंट वेंचर्स शुरू कर दिए चीनी कंपनियों के साथ। अब हुआ क्या कि ज्वाइंट वेंचर्स की सूरत में वो चीनी कंपनियां जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करवा के काम लिया था, वो खुद तो स्लीपिंग पार्टनर बन गए। उन्होंने सरमायाकारी फराहम की लेकिन उन्होंने खुद कोई काम नहीं किया। काम सारा हमारे डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टर्स ने किया, लेकिन वो स्लीपिंग पार्टनर्स बन के हमारी इस पूरी टेरिटरी में सबसे ज्यादा मफाद, सबसे ज्यादा फायदा वो लोग उठाने लग गए, जिसकी वजह से एक तो क्वालिटी कंप्रोमाइज हुई। जाहिर है उन लोगों को तो इस चीज से कोई गर्ज ही नहीं है कि जो भी बन रहा है कैसा बन रहा है, उन्होंने तो एंड रिजल्ट आपको दे देना है कि जी ये चीज बनानी थी, वो हमने बना के आपको दे दी है। उसके बाद फिर होता ही है कि स्टेट ओन एंटरप्राइज जब पाकिस्तान में ऑपरेट करने आती है ना, तो उसको इनकम टैक्स की मद में या बिड सिक्योरिटी की मद में काफी रिलैक्सेशन मिलती है, काफी छूट मिलती है, उसको टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होता है। इस वजह से वो जो चीनी कंपनियां थी वो जब भी कोई बिड डालती थी तो वो क्या करती थी कि उनका जो PC1 पाकिस्तानी हुकूमत का जो तखमीना होता था, PC1 किसी भी प्रोजेक्ट का बनता है उससे भी कम लागत वो कंपनियां देती थी, जिसकी वजह से अगेन वही मसला होता था कि डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टर्स ने तो जाहिर है सारे इनकम टैक्स भी डालने हैं, उनको तो किसी इनकम टैक्स से या किसी भी दूसरी बिड सिक्योरिटी या किसी भी दूसरे टैक्स से कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। तो उनका जो तखमीना लागत होता था वो बढ़ जाता था और वो नहीं कम्पीट कर सकते थे, तो उन्हें इनका महकूम बनना पड़ता था। चीनी कंपनियों की आप उनकी मर्जी का ये आलम चेक करें कि वो अपनी जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज को करवाती हैं, वो चीनी जुबान में होते हैं, ना तो उर्दू में होते हैं ना इंग्लिश में होते हैं। लोकल अथॉरिटीज जो यहाँ पे कवायद ज़वाबित का इस्तेमाल करते हुए और यहाँ पे कवानीन को मद्देनजर रखते हुए अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को उन्होंने पढ़ने डाला होता है और उनको टेंशन डाली होती है, वो उन कंपनियों के वो सारे कागजात पकड़ लेते थे और उनसे वेरीफाई भी नहीं किया जाता था। मिसाल के तौर पे उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का कोई आइडिया नहीं होता था, उनके एनुअल कंस्ट्रक्शन टर्नओवर का ही कुछ पता नहीं होता था, उनके एम्प्लॉयज की क्वालिफिकेशन का आइडिया नहीं होता था कि ये कंपनियां यहाँ पे काम करने आ रही हैं तो इनके पास इतनी टेक्निकल ह्यूमन कैपिटल मौजूद है जो ये काम करना चाह रही हैं। इवन यहाँ तक ये मसला बन गया कि वहां पे चीन में वो कई कंपनियां ऐसी हैं कि जिन्हें वहां पे ब्लैक लिस्ट किया गया है। उन कंपनियों को वहां पर एतमाद हासिल नहीं, उन्हें काम नहीं मिलता, लेकिन वो भी यहाँ पे आके हमारे अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स को, हमारे अच्छे अच्छे कंसल्टेंट्स को बाकायदा उनके साथ वो compete कर रही हैं, बल्कि वो काम भी लेके जाती हैं। उसका बराह रास्त इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे किस कदर नेगेटिव पड़ रहा है, ये चंद बातें मेरे ख्याल से इस तरफ तवज्जो दिलाने के लिए काफ़ी हैं कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम अपने लोगों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में अगर आप किसी भी पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंट फर्म के डायरेक्टर को या उनसे वाबस्ता लोगों को, उनसे जिन लोगों के भी रोज़गार वाबस्ता थे, जो लेबर काम कर रही थी, उन लोगों से उन्हें इंटरव्यू करें तो आपको अंदाजा होगा कि चीनी कंपनियों के वारिद होने के बाद पाकिस्तान में उन लोगों के रोजगार पर, उनकी डेली वेजेस पर या उनके पोर्टफोलियोज पर, उनके प्रोजेक्ट्स पर, उनके रेवेन्यूज पर और उनके प्रॉफिट्स पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आन पड़ा है। सी पैक प्रोजेक्ट के हवाले से उम्मीद है कि नई गवर्नमेंट कुछ अपनी नई पॉलिसीज जरूर वज़ा करेगी और लोगों को भी एतमाद में लेगी और लोगों को बताएगी कि अगर कोई काम वो करने जा रहे हैं तो उसके पीछे वजूहात क्या हैं और इस प्रोजेक्ट की पॉजिटिव नेगेटिव। हमें तो बिजनेस की किताबों में हम तो 4 साल ये पेस्ट एनालिसिस और स्वॉट एनालिसिस और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पढ़ पढ़ थक गए हैं। हमें नहीं समझ आती कि हमारी पब्लिक पॉलिसी में हमारे पॉलिसी मेकर्स ये सारी चीज़ें क्या फरामोश कर देते हैं, क्या वो वक्ती फ़ायदों को ही सब कुछ समझ लेते हैं, क्या वो सिर्फ उन्हें ये नज़र आता है कि लोगों को हम ये चीज़ें दिखा देंगे और लोग राम हो जाएंगे, उसके बाद उसके दूर रस या उसके जो मुस्तकबिल में आने वाले नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं या नेगेटिव आउटकम्स हैं वो हमारे लोगों को किस तरह से मुतासिर करेंगे। तो इन चीज़ों पर गौर करने की नायत ज़रूरत है। इस हवाले से अपने जिस जिस तक भी आपकी रसाई है
अरबाब इख्तियार को, जो लोग इक़्तिदार में हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। वो ऑलरेडी अवेयर होते हैं, लेकिन उनको ये रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत होती है कि हमें पता है कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। हम इस पाक चीन दोस्ती, बल्कि पाक, अफगान, ईरान, अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, इवन इंडिया के साथ भी हमें दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमारे साथ वो काम ना करें कि आज तक हम कॉलोनियलिज्म को रोते रहे हैं और फिर हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो पाक चीन दोस्ती को रोती रहे। बहुत शुक्रिया।